हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए बीएससीबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का, अर्थात भौतिक विज्ञान प्लस रसायन विज्ञान का पूरी एनसीईआरटी बुक से चुन कर लेकर आए हैं, जो ओनली मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में फिजिक्स बताऊंगा। क्या फर्स्ट में फिजिक्स, तो चलता हूँ डायरेक्ट आज का फर्स्ट का फिजिक्स का क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोले कि मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता होता है कितना होता है। तो बताओ दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होता है, अर्थात क्या 1 से कम परंतु शून्य नहीं होता। क्या 1 से कम होता है लेकिन 0 नहीं होता। क्या 0 नहीं होता। वही पूछा था कि 1 से कम होता है लेकिन 0 नहीं होता दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल के परावैधुता की बीमा क्या है, परावैधुता का बीमा क्या है। तो आप लोग का फिर से सूचित कर दूं कि हम पहले ही बता दें कि आप लोग का मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सभी याद कर लेंगे। मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो याद कर पाएंगे। तो बता दूं कि परावैधुता का जो बीमा होता है दोस्तों वो होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए के पावर 2, टी के पावर 4, एम के पावर -1 और एर के पावर -3 होता है। और बता दूं कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है फराइडे पर मीटर होता है इसका मात्रक, और बीमा तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से शो हो रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, था 5000 कितना 5000 नहीं बल्कि 50,000 ओम होता है मनुष्य शरीर के क्या विद्युत प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है क्या होता है दोस्तों। तब आप लोग को पता होगा कितना V² होता था, कहाँ दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है कि विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है पावर होता है वो होता है V² होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से कि 1 ओम समतुल्य है, 1 ओम कितना एम्पियर या वोल्ट के समतुल्य होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है 1 ओम, समझे। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन पे कि एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई है, एसआई मात्रक में जो चुंबकशीलता का जो इकाई है वो क्या होता है। तो बता दो दोस्तों कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हेनरी पर मीटर होता है। क्या एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का जो इकाई होता है वो क्या, तो हेनरी पर मीटर होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है, मतलब जल को कीटाणु से रहित मतलब कीटाणु से मुक्त करने के लिए क्या उसमें मिलाया जाएगा या किसके माध्यम से कीटाणु को दूर किया जा सकता है। तो बता दूं दोस्तों कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गामा किरणों को उसमें मिलाकर हम लोग क्या जल को कीटाणु से दूर कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय अघूर्ण का एसआई मात्रक, देखिए फिर पूछ देना है मात्रक और बीमा, तो इसीलिए आप लोग का बार मैं सूचित कर रहा हूं कि बीमा और मात्रक से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 पूछ ही देता है, समझे, इसलिए सभी को याद कर लेंगे। तो बता दूं दोस्तों कि चुंबकीय अघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 9वां पे। तो 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोल रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर अघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना पड़ता है दोस्तों। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात MB1 - cos थीटा। क्या MB1 - cos थीटा कार्य करना पड़ता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगला 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन बोला कि ध्रुवीय चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो बता दूं कि 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 90 डिग्री होता है। कितना होता है, डायरेक्ट इस तरह से होता है एकदम 90 डिग्री होता है, समझे कितना, तो 90 डिग्री होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे।
11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि की लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पे, आवेश संरक्षण पे, या संवेग संरक्षण पे, या द्रव्यमान के संरक्षण पे? तो बता दो दोस्तों 11 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात लेंज का जो नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? लाल रंग का जो मान होता है, मतलब लाल रंग का कलर कोड कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 2 होता है। क्या? T2 होता है, समझे? इसका एक ट्रिक भी है, समझे? इसका एक ट्रिक भी है कि बीबी रोय ऑफ, देखिए लिख देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ होता है दोस्तों। मतलब क्या? बी में हो गया ब्लू, फिर हो गया क्या? ब्लैक, फिर हो गया रेड। तो ये कितना शुरू होता है? ये होता है 0 से शुरू होता है, उसके बाद होता है 1, उसके बाद होता है 2। लेकिन हम लोग से 2 ही पूछ रहा था, लाल रंग हर रेड का पूछ रहा था, तो रेड का जो कलर कोड हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन 2 हो गया। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2। चलिए जो ये वाला ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग मान माध्य मूल मान का जो अनुपात होगा दोस्तों वो कितना होता है? मतलब महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल्य मान का जो अनुपात होता है दोस्तों, 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात 1 कितना? तो 1/√2 होता है दोस्तों, उसका मान होता है, समझे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद करिएगा सभी कोई। आगे चलते हैं 14वां पे। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आभासी धारा होती है, आभासी धारा होती है जो क्या होता है? तो बता दो दोस्तों कि 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात शिखर धारा √2 के तहत शिखर धारा √2 होता है कि इसका आभासी धारा का मान होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 15वां पे। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में किया जाता है? पौधा वाला घरों में किनका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का, या एक्स किरणों का, या परावैंगनिक किरणों का, या अवरक्त किरणों का? तो चलिए बताएंगे आप लोग जल्दी से। तो बताओ दोस्तों कि 16 का राइट आंसर 15 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात अवरक्त किरणों का प्रयोग पौधा वाला घरों में, मतलब पौधा उगाया जाता है उस घरों में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होगा? तो हम लोग का पता किसका होता है, तो तरंगदैर्घ्य तो सबसे पहले होता है लाल का ना, लेकिन यहाँ कलर नहीं दिया गया है, बल्कि पूछ रहा क्या? परावैंगनिक का, या एक्स किरण का, या गामा किरण का, या माइक्रो तरंगे का? तो बता दो दोस्तों को 16 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात माइक्रो तरंगे का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और कलर में किसका? तो कलर में होता है रेड का, होता है लाल का होता है, समझे? और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है, वायलेट का, समझे? चलिए आगे चलते हैं 17वां पे। 17वां क्वेश्चन है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। चलिए यहाँ क्या हो गया? ये हो गया लाइट, अब ये हो गया मतलब क्या? एयर, हवा। अब यहाँ से जब प्रवेश करेगा इस तरह से, यहाँ से ऐसे आया और इस तरह से यहाँ प्रवेश किया, तो क्या बोल के सबसे कम होता है क्रांति कोण सबसे कम किसका होता है? कौन सा कलर का? लाल रंग का कम होता है, या हरे रंग का, या पीले रंग का, या बैगनी रंग का? तो सबसे कम होता है दोस्तों किसका? तो बैगनी रंग का। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात बैगनी रंग का जो अथी होता है क्रांति कोण का मान होता है वो सबसे कम होता है दोस्तों। किसका? तो पता हो गया आप लोग का, बैगनी का। आगे चलते हैं, आगे 18वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां पे। प्रकाश वर्ष मात्रक है, चलिए इसको बताइए। इसको आप लोग HW आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका मात्रक होता है? आप लोग HW में जरूर बताइएगा, समझे? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा सभी कोई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए कुछ तो भी HW होना चाहिए ना, ताकि कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सके। आगे चलते हैं 18वां हो गया 19वां पे। 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? क्या विद्युत ऊर्जा को सीधे उष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक कहते हैं, धारा कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, या प्रतिरोध कहते हैं? तो बताओ दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात प्रतिरोध कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को सीधे उष्मा में बदल देता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस। आगे चलते हैं दोस्तों 20 पे। 20 में बोल रहा है
कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू, अच्छा छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि न्यूनतम जो विचलन कोण होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1 प्लस म्यू बाई A2 तो कहाँ दिया गया है दोस्तों? तो झलक रहा है हम लोग का ऑप्शन डी में झलक रहा है, तो राइट आंसर मार दीजिए ऑप्शन डी। समझे? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, या इस चैनल के जितना भी वीडियो है कोई भी वीडियो में एक में मैसेज कर देंगे, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो उस डाउट को तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। मतलब जहां तक हमारा संभव होगा वहां तक क्लियर कर देंगे। चलिए बताइएगा, 21वां क्वेश्चन है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 0 होता है। कितना होता है? तो 0। कहाँ दिया गया है? तो राइट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन ए में, 0 होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर कितना होता है? तो 0। समझे? आगे चलते हैं 22 पे। 22 में बोलोगे किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? तो दोस्तों आप लोग का लग रहा होगा कि सर ये तो न्यू चैनल है, ये क्या कर पाएंगे। देखिए मेरा न्यू चैनल नहीं है, बल्कि मेरा ये सेकंड चैनल है। मेरा पहला चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT। आप लोग सर्च मार के जाकर देख सकते हैं, बहुत से सब्सक्राइबर उस पर हैं, लेकिन उस यूट्यूब चैनल के कुछ यूट्यूब के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आने की वजह से वो कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया है। तो मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ, जिसके वजह से इसको आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो बता दूं दोस्तों को 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी था। तो 1.6 गुना 10⁻19 कुल सी होता है। समझे? किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10⁻19 सी होता है दोस्तों। और इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बल्कि इसका डायरेक्ट याद करने पड़ेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, तो इतना होता है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 23 पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज सबसे पहले किसने किए थे? आइंस्टीन ने, लेमार्क ने, हॉलबैच ने या हडर ने? तो बता दूं दोस्तों को 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था, आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो आइंस्टीन ने किए थे दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में बोले कि परमाणु का आकार होता है लगभग, मतलब परमाणु का आकार कितना होता है? तो बता दूं दोस्तों कि 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। तो कहाँ दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का आकार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों 25 पे। 25 में है, कहाँ चला गया है? 25 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तो लाइनम श्रेणी पड़ती है, वो कौन सा क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों? तो बता दूं कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात परावैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र में? तो परावैंगनी क्षेत्र में पड़ता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी। तो राइट आंसर आप लोग सी याद कर लीजिएगा कंठस्थ रूप से। आगे चलते हैं 26 पे। 26 में क्या कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा, मतलब 1 AMU के जो तुल्य ऊर्जा है वो कितना मेगा में दिया गया है, मेगा वोल्ट में दिया गया है। तो बता दूं कि 26 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना? तो 931 मेगा वोल्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। 27 में इस प्रकार से बोल रहा है कि VHF तथा UHF के सिग्नल संचार की किस विधि में प्रयोग किया था। मतलब VHF और UHF को कौन सा सिग्नल के संचार में प्रयोग किया जाता है? तो बता दूं दोस्तों कि 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात अंतरिक्ष संचार विधि में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो UHF और VHF का। आगे चलते दोस्तों 28 पे। 28 में बोला कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितना होगा? चलिए इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से नहीं, बल्कि हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देता है जो इसी तरह से सेम टू सेम दे देता है। तो बता दूं दोस्तों कि 28 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कितना? 50 हर्ट्ज। यहाँ क्या पूछ रहा था कि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगरम जो आवृत्ति हो जाएगा वो भी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये करेक्ट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 29 पे।
29 में देखिए ये भी डायरेक्ट पूछता है, बल्कि इसका बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि दशमिक संख्या 15 का द्विआधारीय मान होता है। देखिए 15 का पूछता है और एक 25 का पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, समझे। तो 15 का हम लोग का पूछ रहा और 25 का पिछल का वीडियो में बता दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा जो इस चैनल के वीडियो सेशन में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 15 का द्विआधारीय संख्या कितना होता है। तो बता दूं कि 29 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी, अर्थात कितना होता है तो 1 1 1, अर्थात मतलब 4 को 1 का होल ट्वाइस होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे चलते हैं 30 पे। 30 में दिया गया कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। मतलब टीवी प्रसारण के लिए कितना से कितना के बीच में आवृत्ति परास का उपयोग कर सकते हैं। तो बता दूं दोस्तों कि 30 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 31 पे। 31 में दिया गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ का जो प्रवृत्ति होता है उसका मतलब गुण होता है वो क्या होता है। स्थिर होता है, शून्य होता है, अनंत होता है या चुंबकीय क्षेत्र पर होता है। तो बता दो दोस्तों 31 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, प्रवृत्ति स्थिर रूप में रहता है। कौन सा रूप में, तो स्थिर शांत अवस्था में रहता है। आगे चलते हैं 32 पे। 32 में दिया गया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। देखिए आप लोग का फिर से सूचित कर दूं कि मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार मात्रक और बीमा पूछता है एग्जाम में, मतलब 10 से 12 को पूछ ही देता है हर साल। तो यहाँ पूछ रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो 32 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ये होगा, अर्थात क्या कूलम्ब पर मीटर हो गया, क्या कूलम्ब पर मीटर हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं 33 पे। 33 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बोले कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम जो विचलन कोण का मान होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो बता दूं कि कितना होता है, ये होता है n-1 इंटू ए होता है। तो कहाँ दिया गया दोस्तों, तो राइट आंसर हम लोग का नजर आ रहा है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 34 पे। 34 में कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब ये एक तरह से डिफिनेशन दे दिया है, परिभाषा दे दिया है, और उसको हम लोग को पूछ रहा है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बता दूं कि 34 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात उसको अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या अर्ध आयु, यहाँ काल भी जोड़ सकते हैं, क्या अर्ध आयु काल भी कह सकते हैं, समझे। तो अर्ध आयु काल का मतलब की डिफिनेशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 35 पे। 35 में बोला कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या सबसे जो ऊंच होता है, हाई होता है, वो किसका अपवर्तनांक ऊंच होता है। कांच का होता है, पानी का होता है, लोहा का होता है या हीरा का होता है। तो बता दूं कि 35 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डायमंड का होता है। किसका, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना, तो सबसे अधिक होता है। मतलब कांच, पानी और लोहा के अपेक्षा सबसे ज्यादा हीरा का होता है। सो दोस्तों फिजिक्स का हो चुका है। अब चलते हैं डायरेक्ट केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री में भी वही है, BSc 12 फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का 35 के 35 रामबाण साबित होने वाला है, जो इंटरनेट मॉडल पेपर से लेकर आ गया हूँ। मतलब 100% गारंटी पूछेगा ही पूछेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जो बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साबित होने वाला है। बोल रहा है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। मतलब HCP मतलब क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब इसका हिंदी में बोला था षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है। तो वही बोला कि क्रिस्टल संरचना किसमें होती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात जिंक में होता है निबिड़ क्रिस्टल। HCP अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है जिंक में दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़ करके, क्या बोला कि धनायन जालक स्थल छोड़ करके एक अंतरकाशीय स्थिति में चला जाता है, यह जालक दोष होता है। मतलब इसमें कौन सा दोष होता है। तो बता दूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी अर्थात फ्रेंकल दोष होता है। क्या, फ्रेंकल दोष। देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पहले वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, समझे। मतलब अपने स्थान छोड़कर दूसरे अंतरकाशीय स्थिति में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो फ्रेंकल दोष बोलते हैं। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
आपका अगला तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एवोगाड्रो संख्या अर्थात एन, क्या एवोगाड्रो संख्या का किसके सूचित करते हैं, तो एन से, मतलब किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 3 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, कितना 1 मोल का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, तो 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है 1 मोल का आयतन होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी याद कर लीजिए कन्फर्म रूप से। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे, तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, बोला कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, क्या फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है, तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, क्या इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा सर ये न्यूज चैनल है तो क्या बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो बता दूं कि मेरा ये न्यूज चैनल नहीं बल्कि मेरा सेकंड चैनल है। पहला चैनल का नाम है गुरु महती GNMT, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिड्यूस हो चुका है, तो मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ फिलहाल, तो इसको आप लोग फुल सपोर्ट करिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। चलिए बता दूं कि इस पर जितना भी क्वेश्चन बताया जाता है वो फॉल्स नहीं बल्कि इक्चुअली होता है, राइट होता है, लड़ने वाला होता है। अगर प्रूफ के लिए चाहिए तो आप गुरु मस्ती GNMT चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि कितना प्रूफ के साथ बताया जाता है। आगे चलिए देखिए छठा में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता, क्या धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, क्या क्रोमियम डाई ऑक्साइड है जो क्या धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। और इस चैनल का एक और खास बात है कि पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा प्रोवाइड कराया जाता है। सातवां क्वेश्चन बोला कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, क्या है भाई उत्प्रेरक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, क्या साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को, क्या टाइम को क्या करता है, कम कर देता है, समझे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं डायरेक्ट आठवां पे। अब तो आप लोग का करीब करीब सब चैप्टर खत्म हो ही चुका होगा, सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी सभी का, अब तो अब जो सिलेबस है वो लास्ट कगार पर पहुंचा हुआ होगा, तो आप दिक्कत नहीं करिए, आप डायरेक्ट मारिए क्वेश्चनों को याद करिए। आठवां क्वेश्चन बोल रहा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या बोल रहा टीन का मान, अच्छा टीन का मान पूछ रहा दोस्तों, तो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा था 0.693, क्या 0.693 बाई किया हो गया दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नौवां पे। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होते का, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होता है, जिलेटिन में कम होता है या अंडे की एल्ब्यूमिन में कम होता है या गोंद में कम होता है या स्टार्च में कम होता है, तो बता दूं दोस्तों कि सबसे कम किस में होता है, तो जिलेटिन में स्वर्ण संख्या सबसे कम दिखाई देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नौवां हो गया। 10वां क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कोई भी इस चैनल के वीडियो में मैसेज कर देंगे सर मेरा ये प्रॉब्लम है ये दिक्कत है, तो उस प्रॉब्लम को जल्द ही निवारण कर दिया जाएगा, कोई भी समस्या को जल्दी समाधान किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। कुहरा मतलब कुहासा, क्या कुहरा मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलचाल की भाषा में बोलता कुहासा, किस प्रकार कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण होगा दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था द्रव का गैस में विलयन, का द्रव का गैस में विलयन है कुहरा। चलिए आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां देखिए क्या बोल रहा है, 11वां बोल के निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाया जाता है, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम जो है, चलिए लीजिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। 12 में बोले कॉपर पाइराइट का सूत्र है, ये भी पूछने वाली बात है, ये भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है, समझें, तो कौन होगा राइट आंसर 12 का, कॉपर पाइराइट होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा था CuFeS2, क्या CuFeS2 का हम लोग कॉपर पाइराइट बोलते हैं। चलिए आगे 13 पे। 13 में क्या बोला कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है दोस्तों, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत कौन आता है, तो B2O2 आता, कौन B2O2 आता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं
14 पे 14 में क्या बोल रहा दोस्तों कि सोडियम ऑक्साइड अर्थात Na2O में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, क्या सोडियम को कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है दोस्तों। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन बी था 4 होता, कितना, तो 4 होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 15 पे, बहुत कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट, समझे। 15 नंबर, कौन सा प्रथम संग्रह श्रेणी में संबंधित नहीं है, क्या बोला, नहीं है। देखिए ऐसा ऐसा को क्वेश्चनों को जितना भी चैनल पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताया गया है वो सभी को मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, इसलिए हाईलाइट कर दिया हूँ कि एग्जाम में सभी को याद करके जाते हैं कि कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी के संबंधित है, लेकिन नहीं पूछ देता है, वही गलती मारकर आ जाते हैं और रूम पर मिलाते हैं कि मेरा तो गलती हो गया। इसीलिए मैं इसका हाईलाइट कहता हूं कि इसको कंफर्म रूप से आप लोग याद करिएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था एजी होगा, क्या एजी होगा, जो क्या प्रथम संक्रामक श्रेणी से संबंधित नहीं रखता है, समझे। चलिए आगे चलते हैं 16 पे, 15 हो गया, 16वां पे, 16वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोला कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है। पहले संक्रमण तत्व कौन सा ब्लॉक को कहा था, तो बता दूं, सूचित कर दूं कि डी ब्लॉक को, क्या डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन वहां पूछ रहा है कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है, तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होता, क्या ए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता, क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं 17 पे, 17 में बोल रहे कौन सा अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था Fe2O, क्या Fe2O प्लस में पाया जाता है। चलिए आगे 18 पे, 18 में निकेल का अर्थात NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, NiCO4 में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा था 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते 19वां पे, 19वां क्या बोल रहा, थोड़ा सा छोटा कहते हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। 19वां बोल रहा कि ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg अर्थात मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात C2H5Cl, का C2H5Cl के साथ क्या करते हैं, तो उसमें डालकर प्रतिक्रिया कराते हैं। चलिए आगे चलते 20 पे, 20 में बोले एल्किन, ये तो हम बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जूटा हटा घाटा, मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन, तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया, तो CnH2n, एल्किन का राइट आंसर हो गया। तो क्या एल्किन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। चलिए एल्केन एल्किन एल्काइन, इसके जूटा हटा घाटा, ये किसका होता है, तो ये होता है एल्काइन का। चलिए यहाँ लिख देते हैं एल्काइन, इसमें ये इसका ये हो गया एल्काइन का, ये क्या हो गया ये हो गया एल्केन का, जूटा तो एल्केन, समझे, एल्केन एल्केन, चलिए ना ला है तो एल्केन एल्किन एल्काइन, जूटा हटा घटा। चलिए आगे चलते 21 पे, 21 में क्या बोला दोस्तों, 21 में कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो डाई ईथर प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी मार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं 22 पे, 22 में बोल साधारण ईथर कौन सा है, साधारण सिंपल जो ईथर होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो CH3O CH3, क्या CH3O CH3 जो सिंपल ईथर के रूप में माना जाता है। चलिए आगे 23 पे, 23 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, कैनिजारो अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, बुटार्ज अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि केमिस्ट्री अगर ये वाला चैप्टर खत्म हुआ होगा तो आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो बस देख लीजिए इस वीडियो को चालू करके। 23 में क्या बोल रहा है, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात HCHO, क्या HCHO किया है, तो ये कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। आगे चलिए 24 पे, 24 में क्या बोल रहा है कि गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है, गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट कौन देता है, तो जाहिर सी बात है तो कौन देगा, सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2O को गर्म करेंगे तो क्या सोडियम फॉर्मेट देता है, राइट आंसर ऑप्शन बी याद कर लीजिए। चलिए आगे चले 25 पे, 25 में बोल रहा है कि अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, तो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात मेथिल आइसोसाइनाइड के साथ, क्या मेथिल आइसोसाइनाइड क्या द्वितीयक एमीन प्रतिक्रिया देता है।
चलिए आगे 26 पे। 26 में है कि एनिलीन एवं एसिटाइलडिहाइड का एनिलीन तथा एसिटाइलडिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बाइल एमीन बनाता है, या नाइट्रोबेंजीन बनाता है, या एमीन बनाता है, या स्किप्स बेस बनाता है। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात स्क्विस बेस बनाता कौन? तो एनिलीन और एसिटाइलडिहाइड प्रतिक्रिया करके बनाता है। आगे चलते 27 पे। 27 में बोला कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, क्या नहीं उत्पन्न करता? कौन नहीं उत्पन्न करता? एंजाइम नहीं करता है, या डीएनए उत्पन्न नहीं करता, या विटामिन उत्पन्न नहीं करता, या हार्मोन उत्पन्न नहीं करता है। तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन से अर्थात विटामिन। मानव शरीर क्या है? तो विटामिन उत्पन्न नहीं कर पाता है, बल्कि एंजाइम करता है, डीएनए करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड करता है, और हार्मोन करता है। आगे चलिए 28 पे। 28 में क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में क्रम में, न्यूक्लिक अम्ल क्रम में है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल का क्या जो बढ़ते क्रम है या घटते क्रम है, जो कौन सा सही होगा? तो 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात बेस सकरा प्लस क्या फॉस्फेट। पहला होगा बेस, उसके बाद होगा सकरा, उसके बाद होगा फॉस्फेट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 29 पे। 29 में बोल रहा है कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन था सेल्यूलोज। कौन? सेल्यूलोज है जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं 30 पे। 30 पे क्या बोल रहा है कि नाइलॉन 6 का निर्माण किसके संघनन में होता है? किसके संघनन में होता है? तो 30 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन से था एडीपी अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में प्रयोग किया जाता है। किसको? तो नाइलॉन 6 का। चलिए आगे चलते हैं 31 पे। 31 पे 31 में बोला कि कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता। संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है? टेरिलीन कहलाता है, या टेफ्लॉन कहलाता है, या नाइलॉन 6 कहलाता है, या नियोप्रीन कहलाता है। तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी था नाइलॉन 6 कहलाता। कौन? तो कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाली संश्लेषित बहुलक को क्या नाइलॉन 6 बोलते हैं। चलिए आगे 32 पे। 32 पे बहुत कम समय में हम लोग कर पाए पूरा 35 का। बोला कि एमोक्सिक्लिन, क्या एमोक्सिक्लिन किसका अर्थ संश्लेषित परिष्करण है? तो 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन था किसका? तो पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का। चलिए आगे 33 पे। 33 में बोला कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? पैरासीटामोल है, या पेनिसिलिन है, या एक्सप्रीन है, या क्लोरोमफेनिकोल है। तो 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात क्लोरोमफेनिकोल क्या है? तो एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 पे। 34 में देखिए क्या बोल रहा है कि समुद्री जल का पारस्परिक दाब लगभग कितना एटम होता है? एटमॉस्फेयर, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? तो 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था 30 एटम, क्या 30 एटीएम होता है, समझे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए 35 पे और साथ लास्ट क्वेश्चन होगा। 35 में क्या बोला दोस्तों कि 35 में किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है? सबसे कम स्वर्ण संख्या किसका होता है दोस्तों? जिलेटिन का, स्टार्च का, या एल्यूमिनियम का, या रक्त का? तो बता दो तो किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर क्या हो गया? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ गया? तो 35 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात किसका? तो जिलेटिन का सबसे स्वर्ण संख्या कम होता है। राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं बल्कि एक क्वेश्चन और है, 36 क्वेश्चन था। पर वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोलाइडल कण अवक्षेपित होता है वो क्या कहलाता है? तो 36 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए था त्यासलेशन। क्या बोला था? त्यासलेशन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। बस चलते हैं आगे। आगे बस खत्म, मात्र 35 क्वेश्चन ही था। बाकी आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ के लिए आप लोग बता दूं कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम गुरु मस्ती जीएनएमटी चैनल के नाम से बना हुआ है, और वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा तो जाकर टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, तुरंत उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा आप लोग। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।